चलिए दोस्तों, नगरीय निकाय को आज मैं कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेन जो हमारा उद्देश्य था वो था पंचायती राज। पंचायती राज को बहुत अच्छे तरीके से हमने 21-24 क्लास के आसपास में ख़त्म कर चुका है और अभी मैं आप लोगों को नगरीय निकाय का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या सामान्य जानकारी आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि इसके बेसिक क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें मायने रखती है। इसमें 3 प्रमुख चीज़ें मायने रखती हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, 3 प्रमुख चीज़ें मायने रखती है। एक एक चीज़ों को अपन लेकर के चलेंगे और डिस्कशन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक बात आता है कि नगरीय निकाय गठन का अधिकार किसको रहता है। तो जब कभी भी नगरीय निकाय की बात आएगी तो नगरीय निकाय, जब नगरीय निकाय की बात आ रही है तो इसके गठन का अधिकार किसको है, कौन इसका गठन करेगा, किसे गठन का अधिकार है। तो जब कभी भी किसी भी राज्य में नगरीय निकाय का गठन होता है तो उसका अधिकार उस राज्य के राज्यपाल को होता है। राज्यपाल क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और वही नगरीय निकाय का गठन करेगा। चाहेगा तो नगर पंचायत बना देगा, चाहे तो नगर पालिका बना देगा, चाहे तो नगर निगम बना देगा। जैसी सरकार के साथ में तालमेल उनकी बनेगी, जैसे ही उनको सही लगेगा वैसे डिसीजन वो लेंगे। इसमें याद रखना, 74वां संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान की अनुसूची 12 में नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है। किसमें क्या किया गया है, तो 12वीं अनुसूची 12 में इसका प्रावधान है नगरीय निकाय का। ठीक है, तो अनुसूची 12 आप अपने दिमाग में रखेंगे। और संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पूरे भारत में 1 जून 1993 से ये लागू है। तो लागू कब से है, 1 जून 1993 से लागू है ये। ठीक है, तब उस समय हमारा राज्य मध्य प्रदेश में भले ही आता था। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जब नगरीय निकाय की बात आएगी तो एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए या एक योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ नगर विकास विधि नियम बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर विकास करना है नगर का तो उसके लिए है योजनाबद्ध विकास। तो इसके लिए एक विधि बनाया गया था, कब, 2003 में, जिसे छत्तीसगढ़ नगर विकास विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तो छत्तीसगढ़ नगर विकास विधि, नगर विकास विधि। कब आया था ये, 2003 में। ठीक है, क्योंकि इस विकास विधि के तहत, इस डेवलपमेंट लॉ के तहत छत्तीसगढ़ को एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से टाउन एंड कंट्री जैसे होता है, प्रॉपर नाली हो, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था हो, प्रॉपर घर बने हों, एक सही विन्यास में मकान बने हों, ये सब चीज़ों को ध्यान में देख करके इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर विकास विधि 2003 लाया गया। आगे जब हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो यहाँ पे नगरीय प्रशासन का कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट तथ्य होता है। उस तथ्य को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे, उस तथ्य को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझना है आपको। मान लो 3 प्रकार की संरचना हमको पता है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, तीनों प्रकार की संरचना के बारे में आप जानते हो, आपको पहले से ही पता है कि ऐसा ऐसा इसमें 3 कैटेगरी होता है, आप जान रहे हो। तो इसे आप क्या करें, इसे आप 3 भाग में बांट दें और 3 भाग में बांटने के बाद में आप उसी 3 भाग से आप यहाँ पे इसका 1, 2 और 3, 1, 2, 3 तरीके से इसको हमने बांट दिया। हम सबसे पहले नगर पंचायत को लेके चलेंगे, नगर पंचायत के बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, कौन प्रशासनिक प्रमुख है, कौन राजनीतिक प्रमुख है, उस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्रशासन का हेड कौन होता है वहाँ और राजनीतिक रूप से हेड कौन होता है, इसको हम लोग लेके यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम नगर पंचायत को।
ये लास्ट वाला जो है वो है मान लो नगर पंचायत। हमने नीचे से शुरुआत किया क्योंकि कभी भी कोई चीज़ शुरुआत होता है नीचे से आधार बनता है। तो छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? मैं 2023 का इन्फॉर्मेशन डेटा दे रहा हूँ। ये वेरिएबल है, ये चेंज होते रहता है, याद रखेंगे। तो नगर पंचायत अभी 109 है। कितना है? 109। लेकिन ये वेरिएबल है, आपको बीच बीच में अपडेट करते रहना है। जब भी ये चेंज होगा तो अपडेट करेंगे। इसके लिए जनसंख्या कितनी होगी? 5000 से 20,000 की जनसंख्या होगी, तब वहाँ पे नगर पंचायत घोषित किया जाएगा। तो 5000 से 20,000 इतनी जनसंख्या होगी तब नगर पंचायत का यहाँ पे गठन किया जाएगा। किसके लिए? नगर पंचायत के लिए। अब जब बात आ रही है नगर पंचायत की, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, नगर पंचायत के बारे में जो आपका प्रशासनिक प्रमुख होता है, कौन होता है? तो नगर पंचायत को प्रशासन की तरफ से जो गवर्निंग करता है वो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी होता है, जिसे CMO कहते हैं। क्या कहते हैं? CMO। आप लोगों को CMO दिख रहा है जो लिखा हूँ मैं? हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहे हैं। तो ये नगर पंचायत 109 है छत्तीसगढ़ में, जिसमें जनसंख्या 5000 से 20,000 होती है। ये यहाँ पे इसको जनसंख्या पढ़ना आप, जनता की संख्या। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासन के द्वारा इसको गवर्निंग करने वाला CMO होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो मुख्य नगर पंचायत अधिकारी CMO कहते हैं। याद रखेंगे, इस निकाय को, नगर पंचायत के निकाय को कौन सा क्षेत्र के अधीन की व्यवस्था कहते हैं? तो इसे संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं। संक्रमणशील क्षेत्र मतलब क्या होता है? गांव के क्षेत्र से नगर के क्षेत्र में कंटिन्यू चेंजेस होना। मतलब वहाँ की जनसंख्या का ग्रोथ होगा, वहाँ परिवर्तन होगा, वहाँ बदलाव देखने को मिलेगा, मशीन वहाँ आएगी, टेक्निक्स आएगी। तो इसी को संक्रमणशील क्षेत्र मतलब ग्रामीण जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है अब वो नगर की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए नगर पंचायत को क्या कहते हैं? तो नगर पंचायत को संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? संक्रमणशील क्षेत्र। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो नगर पंचायत जो है ये कहलाता है संक्रमणशील क्षेत्र। मैं यहीं नीचे लिख रहा हूँ। संक्रमणशील, ये संक्रमणशील क्षेत्र कहलाता है। कौन? नगर पंचायत। ठीक है, अब हमने नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख देखा, जनसंख्या के बीच का देखा, और 109 अभी नगर पंचायत है वो भी देखा, संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं इसे, ये भी देखा। अब हम देखेंगे कि प्रशासनिक प्रमुख के अलावा राजनीतिक प्रमुख यहाँ कौन होते हैं। उस क्षेत्र से जो राजनेता होते हैं, जो चुनाव जीत के जाते हैं, वो कौन होते हैं? तो नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, फिर उपाध्यक्ष होगा, और उस क्षेत्र के पार्षद होंगे। ठीक है, तो उधर प्रशासनिक प्रमुख था, इधर राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, तो नगर पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख है वो कौन होगा? इसके राजनीतिक प्रमुख को समझना है आपको। ठीक है, तो एक तो नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? नगर पंचायत का अध्यक्ष। दूसरा होगा नगर पंचायत का उपाध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद होंगे सदस्य अर्थात पार्षद। ठीक, अब ये बातें हमने जान लिया कि इस क्षेत्र का जो राजनेता होंगे वो ये होंगे। लेकिन इससे क्वेश्चन आता है कि जो संक्रमणशील क्षेत्र होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, उसका चुनाव कैसे होता है? ध्यान रखेंगे, ऐसे कंडीशन में जब चुनाव के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्षद का जो चुनाव होगा, ठीक है, वो होगा प्रत्यक्ष। मतलब जनता क्या करेगी? प्रत्यक्ष रूप से पार्षद को उस क्षेत्र में निर्वाचित करेगी, चुनेगी, मतदान का प्रयोग करके उसका चयन करेगी। जबकि उपाध्यक्ष जो होंगे नगर पंचायत के, वो अप्रत्यक्ष होगा, अर्थात इसी सदस्यों के द्वारा, इसी पार्षदों के द्वारा उपाध्यक्ष को चुना जाएगा अपने बीच से, और एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो भी अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है,
तो ये अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष, केवल जो पार्षद हैं जिसे आप सदस्य कहते हैं नगर पंचायत के, क्योंकि उसके मेंबर होते हैं पार्षद लोग, तो ये ही बस प्रत्यक्ष होगा। तो ये हमने संक्रमणशील क्षेत्र के इधर हमने प्रशासन के प्रमुख को देखा, इधर राजनीतिक प्रमुख को हमने देखा। अब हम चलते हैं नगर पंचायत के ठीक ऊपर। अब कौन आएगा? नगर पालिका। यह है नगर पालिका, ठीक है, नगर पंचायत के ठीक ऊपर। एक ये छत्तीसगढ़ में कितनी है और जनसंख्या का रेंज क्या है? छत्तीसगढ़ में 2023 की स्थिति में नगर पालिका कितनी है? तो ये है 43। नगर पालिका परिषद कितनी है? तो 43 है, 43। और इसकी जनसंख्या का लिमिट क्या है? ये 20,000 पे ख़त्म हो रहा था, तो ये होगा 20,000 से 1 लाख, ठीक है। तो ये टोटल देखो ये कितना होगा? ये होगा 43 होगा। और जनसंख्या कितनी होगी इसकी? तो ये होगा 20,000 से 1 लाख। तो 20,000 मतलब हज़ार से 1 लाख, इतनी जनसंख्या होगी इस क्षेत्र में। अब नगर पालिका जो है, जो 43 है छत्तीसगढ़ में, 43 है। एक काम करो, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो और इधर इसको ब्रैकेट में लिखो। तो जो नगर पालिका है जिसकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख होती है, इसकी हमको देखना पड़ेगा प्रशासनिक प्रमुख कौन है और राजनीतिक प्रमुख कौन है। इसके लिए भी क्या होगा? इसके लिए भी नगर पालिका का सीएमओ जो होगा या नगर पालिका अधिकारी होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो इसके प्रशासनिक प्रमुख होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CMO, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी होंगे यहाँ पे नगर पालिका में, वो इसके प्रशासनिक प्रमुख होंगे। जबकि राजनीतिक प्रमुख की बात आएगी तो इसमें भी सेम होगा, नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद, ठीक 3 तरीके से जैसे इसके लिए हमने देखा, ठीक वैसे ही इसके लिए भी 3 तरीके से चुनाव होंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, इसमें जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। जबकि तीसरा जो सदस्य होगा वो कौन होगा? पार्षद। यही एक मेंबर यहाँ पे होगा जिसका चुनाव कैसा होगा? इसको पार्षद को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, डायरेक्ट जनता चुनेगी, प्रत्यक्ष। और ये अप्रत्यक्ष वाले होंगे दोनों, और ये भी ऊपर अप्रत्यक्ष, ये दोनों। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाएंगे, पार्षद प्रत्यक्ष तरीके से चुनाएंगे, और ये व्यवस्था होगी नगर पालिका के लिए। फिर जब इसके ठीक ऊपर हम लोग जाते हैं तब आता है छत्तीसगढ़ में नगर निगम, जिसकी जो संख्या है अभी 13 पहले थी, अभी 14 हो चुकी है। और भिलाई से ही रिसाली अलग हुआ है, जिससे ये 14 हुआ है, ठीक है। तो 14वें नंबर का अगर बोले तो रिसाली आप नगर निगम ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब इसमें नगर निगम की संख्या कितना है? टोटल नगर निगम है 14, ठीक। कितना है? 14। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नगर निगम। इसको पूरी तरीके से पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ेंगे? नगर पालिका निगम पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं नगर निगम लिखा हूँ। इसके अधिकारी कौन होंगे? जो प्रशासन के द्वारा आएंगे वो होंगे कमिश्नर, जो IAS लेवल के होंगे, या इसे आप चाहें तो आप आयुक्त भी कह सकते हैं, आयुक्त या कमिश्नर, ठीक है। आप आयुक्त कहो, कमिश्नर कहो, ये इसके प्रशासन के प्रमुख होते हैं। और यहाँ पे 2 प्रमुख चीज़ों का ध्यान में आपको रखना है। इलेक्शन जैसे कि यहाँ पे हो क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्षद लोग महापौर को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीतिक प्रमुख हमको देखना है। तो यहाँ पे होगा महापौर, और नीचे में होगा पार्षद, नगर निगम का पार्षद, ठीक है। एक पार्षद का भी पावर इतना ज़्यादा रहता है कि वो कलेक्टर को ही चमका देता है,
आप लोगों ने देखे होंगे। अब पार्षद का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होगा। और महापौर का चुनाव, महापौर के इंग्लिश में मेयर कहते हैं, ठीक है। तो मेयर का चुनाव कैसा होगा, पार्षद के द्वारा चुने जाएंगे। वो पार्षद को जनता चुनेगी छत्तीसगढ़ की, ठीक है। पार्षद का चुनाव कैसा होगा, तो ये प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा। और यही पार्षद महापौर को चुनेंगे अप्रत्यक्ष। क्यों, जिसमें जनता भागीदारी नहीं ले रही है ना, वो अप्रत्यक्ष होता है। क्योंकि जनता ने पार्षद को चुना और पार्षदों ने महापौर को अपने बीच से किसी को चुन लिया, तो ये अप्रत्यक्ष होगा। और हमने जिसे चुना प्रत्यक्ष तरीके से, वो होगा पार्षद। तो ये नगर निगम के बारे में हो गया। तो नगर निगम कितना है, नगर निगम है 14 टोटल, रिसाली 14वें नंबर का है। तो ये हो गया। जैसे हमने नगर पंचायत को संक्रमणशील क्षेत्र कहा था, वैसे नगर पालिका का भी कुछ नाम है। क्या, तो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। तो नगर पालिका को लघुत्तर नगरीय क्षेत्र कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, ये है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। किसके लिए, नगर पालिका के लिए। जबकि नगर पंचायत को संक्रमणशील क्षेत्र मैंने कहा। और नगर निगम को क्या कहेंगे, ये लघुत्तर है। तो नगर निगम क्या कहलाएगा, जस्ट ये वृहत्तर, लघु और वृहद, क्योंकि उसमें जनसंख्या का सीमा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कितना है, जैसे यहाँ तक 20,000 से 1 लाख था। अब 1 लाख से अधिक जब जनसंख्या होगी तब वो नगर निगम होगा, ठीक है। तो इसकी जनसंख्या की सीमा है, ये वृहत्तर होगा। और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, ठीक। और जनसंख्या क्या होगा, 1 लाख से अधिक। क्या होगा, 1 लाख से, ऐसे तीर बना दियो, मतलब ऊपर 1 लाख से जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगा तो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र आएगा। ये नीचे लघुत्तर है, ये नगर पालिका के लिए है, ये नगर निगम के लिए है, ठीक है, बृहत्तर वाला। और ये संक्रमणशील क्षेत्र किसके लिए है, नगर पंचायत के लिए है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, आपको इसको रिवीजन करना है। फिर मैं अब क्या करूँगा, अगली क्लास में जब मैं ये इसकी अगली क्लास लूँगा तो उसमें डिटेल के साथ में एक एक चीज़ों को, एक एक तथ्यों को लेके चलूँगा, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।